हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लेकर के आ गए आपके लिए टेस्ट सीरीज 7 का वीडियो सॉल्यूशन केमिस्ट्री पेपर का। देखते हैं इसमें क्या सब क्वेश्चन दिया गया है। आगे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपको बोला गया गैसेस विद देयर हैंडीज कांस्टेंट वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर आर गिवन, द गैस हैविंग मिनिमम सॉल्युबिलिटी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री से और हैंडीज लॉ से क्वेश्चन दिया गया। इसमें आपको बोला गया है कॉम्पोजिशन, गैसेस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में बोला गया। जब एक गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो अलग अलग गैसेस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है। तो आपको यहाँ पे हैंडीज कांस्टेंट का वैल्यू दे करके आपसे पूछा गया है किस गैस की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं, गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अरेंज करने के लिए हैंडीज लॉ लगाते हैं। और हैंडीज लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हैंडीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है यही क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, यही गैस की सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो xg का वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जितना ज्यादा होगा मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी उस गैस की उतना ही ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय हैंडीज कांस्टेंट। और आपको यहाँ पे बोला गया है कि कांस्टेंट प्रेशर पे, तो अगर हम इसको कांस्टेंट कर दे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो हो जाएगा डेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैंडीज कांस्टेंट। तो आपसे बोला गया है कि मिनिमम सॉल्युबिलिटी, तो मिनिमम सॉल्युबिलिटी किसका होगा, जिसका हैंडीज कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो हैंडीज कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आपको कौन सा दिया हुआ, गैस ए का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सॉल्यूशन कंटेन कंपोनेंट ए विथ पी नॉट ए। ये पी नॉट ए का वैल्यू लिखा हुआ है, पी नॉट ए दिया हुआ है 100 mmHg एंड कंपोनेंट बी, पी नॉट बी भी दिया हुआ आपको कितना, पी नॉट बी दिया हुआ है 400 mmHg। आगे क्या बोला गया है, इफ 1 मोल ए एंड 3 मोल बी, 1 मोल ऑफ ए कितना दिया गया 1, मोल ऑफ बी कितना दे दिया गया 3 मोल बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको जो दो कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर दिया हुआ, ऑब्वियसली अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया हुआ तो ये दोनों क्या होगा, लिक्विड ही होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट होगा जो वेपर फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लगाता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट कीजिए, पी नॉट ए का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 100 mmHg, एक्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा मोल ऑफ ए दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टोटल मोल 4, और पी नॉट बी का वैल्यू कितना दे दिया गया 400, और एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। यहाँ से अगर इसको कैंसिल कीजिएगा ये कितना हो जाएगा 25, और इसको कैंसिल कीजिए कितना हो जाएगा 100, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 300 प्लस 25 कितना हो गया 325, और यूनिट भी इसका क्या हो जाएगा mmHg ही होगा। क्यों mmHg होगा, क्योंकि यहाँ पे x से ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है मोल फ्रैक्शन, तो जो भी पी नॉट ए और पी नॉट बी जो आपस में ज्वाइंट होगा तो उसी ऐड हो जाएगा, तो वही यूनिट किसका हो जाएगा ps का भी होगा। तो आंसर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर आप एक गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम से कम होगा। तो अगर हमको गैसेज की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना होता है तो उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट रीजन अगर आप देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ये स्टेटमेंट सही है, बट इसका ये रीजन असर्शन का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज दोनों बोथ आर डिफरेंट स्टेटमेंट। तो हम इस स्टेटमेंट को इसके साथ कुछ रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये देखिए आपका सेकंड ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 48 का आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर अगर आप देखिएगा तो आपको बोला गया द डायग्राम गिवन बिलो इज अ वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन डायग्राम फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन। एक बाइनरी सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर का ये डायग्राम आपको दिया गया है, ए ऑफ ए एंड बी उसके अंदर कंपोनेंट है। तो पूछा गया है ए बी इंटरेक्शन। अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे ये ग्राफ, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा किसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन को।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करेगा, उसके उस ग्राफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखा जाए, अगर निगेटिव डेविएशन है तो हम लोग जानते हैं निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है वो राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। और अगर ऑब्जर्व प्रेशर अगर कम है, कम ऑब्जर्व प्रेशर है, मैनोमीटर की रीडिंग अगर कम मिल रहा है, ये ऑब्जर्व प्रेशर हम किसको बोलते हैं, हम क्या करते हैं, जब वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो एक तो हम यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला लगा करके राउल्ट्स लॉ का अकॉर्डिंग, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्रेशर बोलते हैं, या प्रेशर बाय राउल्ट्स लॉ। या एक और हमारे पास तरीका होता है जो हम इसमें मैनोमीटर लगा करके इसकी रीडिंग लेते हैं। तो ऑब्जर्व प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे कम है, तो कम वेपर प्रेशर अगर वैल्यू कम है तो इसका मतलब कम वेपर की फॉर्मेशन हुआ होगा, और कम वेपर की फॉर्मेशन होने का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वेपर की फॉर्मेशन उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, एबी इंटरेक्शन क्या होगा, एबी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, तो ग्रेटर देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, अ बाइनरी सॉल्यूशन which boils at constant temperature is called एजियोट्रॉप्स। देखो एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स एक ऐसे बाइनरी लिक्विड मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें जब वो एक ऐसे कंडीशन पर पहुंच जाता है जब उसका वेपर प्रेशर उसके अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट का कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या होता है, सेम हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स। और एक मिक्सचर जब एजियोट्रॉपिक कंडीशन को रीच कर जाएगा, अटेंड कर जाएगा, तो वो बिहेव करेगा एक सिंगल लिक्विड की तरह, और एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करता है। कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, उसकी फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है, तो उसे हम कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। सब एनसीईआरटी के लाइन से। तो यहाँ पे बोला गया कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉप्स। ये तो सही है कि एजियोट्रॉप्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, कैन बी सेपरेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। अगर कैन नॉट भी लिखा रहता तो स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहाँ पे कैन भी लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत। स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, what is the molecular mass of a non-volatile non-electrolyte solid if 10 gram of this solution when dissolved in 100 gram of water to form a solution which freeze at -1.24 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन दिया गया, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से दिया गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ पे आपको पूछा गया है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने बोला जा रहा है, तो आपको ऑब्वियसली यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल TF इक्वल्स टू KF इनटू मोलैलिटी। और चूंकि सॉल्यूट जो आपको दिया गया वो कैसा दे दिया गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया गया, तो वेंट ऑफ फैक्टर लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। तो आगे क्या बोला गया, आपको कैलकुलेट करना, चूंकि मॉलिक्यूलर वेट, तो आप यहाँ से फॉर्मूला को अगर आप अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले तो आप डेल TF कैलकुलेट कर लीजिए। डेल TF क्या होगा, डेल TF बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो अगर आप एक प्योर लिक्विड के अंदर अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिक्रीज करेगा, मतलब प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाइएगा तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, तो डेल TF का जो वैल्यू कितना हो जाएगा, T0F माइनस क्या हो जाएगा, TF। T0F क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंड मतलब प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और TF किसके फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को। तो यहां से अगर इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो T0F चूंकि आपको एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है, वाटर के बारे में, तो वाटर जो प्योर जो लिक्विड होगा वो यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस TF का वैल्यू आपको कितना दिया है, -1.24 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 1.24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे हमको डेल टीएफ अगर कैलकुलेट, डेल टीएफ का वैल्यू तो आ गया, अब हमको क्या कैलकुलेट करना, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर कुल लिखेंगे डेल टीएफ डिवाइडेड बाय केएफ, तो डेल टीएफ का वैल्यू कितना हो गया 1.1.24 और केएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.86। केएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, केएफ का आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ, अदरवाइज वाटर के लिए तो ये याद भी रहता है 1.86। अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.24 डिवाइडेड बाय 1.86। तो यहां से अगर मान लीजिएगा मोल कैलकुलेट करते हैं तो मोल ऑफ ए कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया भी हुआ कितना 100 ग्राम, तो 100 WB के जगह आप पुट कीजिए 100, तो 100 से ये 00 तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 10, तो 10 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आइए, 1.24 डिवाइडेड बाय 1.86 और यहाँ पे 10 का कहाँ आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हमको मोल तो कैलकुलेट करना नहीं है, क्या कैलकुलेट करना, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो मोल बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना होगा 1.24 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू कितना हो जाएगा 10। तो अब यहां से अगर हम मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट को आप उधर ले जाइए और ये सब वैल्यू को इधर ले आइए, तो मास WA का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 10 ग्राम, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ 10 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.86 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 1.24। तो यहां से अगर आप देखेंगे 1.86 और 1.24, तो ये वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, यहां से पॉइंट को हटाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 186 डिवाइडेड में नीचे कितना आ गया 124। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ गया आपका 150, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 150 ग्राम पर मोल। ये आपको यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl Al2SO4 whole thrice BaCl2 or CaSO4 is highest for assume 100% dissociation। तो 100% डिसोसिएशन है, तो यहाँ पे आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं डेल टीबी को, तो डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा केबी इंटू मोलैलिटी इंटू क्या हो जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे आपको केबी तो सबके लिए कांस्टेंट होगा और इक्विमोलल बोल दिया गया, तो इक्विमोलल बोल दिया गया तो मोलैलिटी भी सबके लिए सेम हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेंट ऑफ फैक्टर के। तो बस आपको सबके लिए वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, और वेंट ऑफ फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है वन डिसोसिएटिंग सॉल्यूट के लिए 1 + n-1 इंटू अल्फा, और अल्फा को अगर हम 100% अगर लेते हैं तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू I इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + n-1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और I के वैल्यू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो NaCl के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा 2, Na+ और Cl-, Al2SO4 होल थ्राइस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा 2। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किसके केस में हो गया Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसका फोर्थ आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट में बोला गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725% W/V सॉल्यूशन ऑफ KCl। देखो यहाँ पे आपको जब भी W/V% दिया गया है तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए 3.72% W/V, इसका मतलब क्या होता है कि 3.72 ग्राम सॉल्यूट की जगह पे यहाँ पे आपको क्या दिया गया है KCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एट 27 डिग्री सेल्सियस 21.6 atm, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले वेंट ऑफ फैक्टर, और वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन लगाएंगे पाई = ICRT। तो यहां से अगर आप I कैलकुलेट कीजिएगा
तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय CRT। तो पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21.6 ATM और C का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगर मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिएगा तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे मास दिया हुआ है। तो मास कितना हो जाएगा 3.72 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा KCl का, तो क्लोरीन का होता है 35.5, अब पोटेशियम में कितना हो जाएगा 39। इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो 9 अब 5 कितना हो जाएगा 14 और कितना हो जाएगा ये 74.5 हो जाएगा 74.5। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो गया 74.5। तो और इसको ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना मोलैरिटी। तो 3.72 डिवाइडेड बाय 74.5 इसको डिवाइड कीजिए आप कितना से वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए लिख दिए कितने परसेंट है 100 ml। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 100, इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको 1000 से। तो इसको अगर यहाँ से अगर आप मोलैरिटी कैलकुलेट करके यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 3.72 इंटू 1000 74.5 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 100 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। एक ही बार हम लोग कैंसिल करेंगे तो 3.72 डिवाइडेड इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और डिवाइडेड में नीचे कितना आ गया 74.5। तो इन सारे वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे पुट कीजिएगा C के जगह पे यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.72 इंटू 10 और ये डिनोमिनेटर का चीज ऊपर चल जाएगा नोमिनेटर में 74.5 और आगे क्या दिया हुआ नीचे अगर R की वैल्यू पुट कीजिएगा 0.0821 और टेम्परेचर का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो इस सबको अगर आप डिवाइड कर लीजिएगा एक बार इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका 21.6 74.5 ये वैल्यू आ रहा है 1609.2 डिवाइडेड बाय 3.72 इंटू 10 इंटू 0.0821 इंटू 300 ये वैल्यू आ गया आपको 916.236। इसको फिर से एक बार डिवाइड कर लीजिए 1609.2 डिवाइडेड बाय 916.236। तो ये वैल्यू आ गया आपका कितना 1.75। तो अगर ये 1.75 आ गया तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। आपको अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो I का वैल्यू पुट कीजिए 1.75 और इस 1 को इधर ले आएंगे तो -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू अल्फा और n का वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट कीजिएगा तो KCl है तो KCl 2 आयन से ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो 2 - 1 कितना हो गया अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.75 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 0.75 और अगर परसेंटेज अल्फा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 75%। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे आपको बोला गया वेंट ऑफ फैक्टर मैच करने के लिए। देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वेंट ऑफ फैक्टर किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। बाकी अगर ये 3 देखिएगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएटिंग इलेक्ट्रोलाइट है और आपको परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन आपको 100% दिया गया है। तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन अगर 100% है तो I इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 1 तो I की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस n-1 तो प्लस माइनस से कैंसिल किसके बराबर हो जाएगा n के बराबर नंबर ऑफ आयंस के बराबर। तो यहाँ पे देखिए K4FeCN6 ये टोटल कितने आयंस प्रोवाइड करेंगे 5, ये कितना प्रोवाइड करेगा 3, ये कितना प्रोवाइड करेगा 2। तो इसका इवेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा B हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा A के बराबर हो गया। तो P का जो करेक्ट मैच हो जाएगा P C से मैच कर रहा है तो P C से मैच कर गया, Q किससे मैच कर रहा है D से, Q D से मैच हो गया, R किससे मैच कर रहा है R मैच कर रहा है B से और S किससे मैच कर रहा है A से। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन आपका अब ये आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और ये 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन्स। काफी कॉमन क्वेश्चन है, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर या सेकंड लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एलाइलिक हैलाइड पे। तो एलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड अगर हम एक बार आपको समझा दें कि एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर उससे अटैच्ड एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, और यहां से हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप। तो अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाली ग्रुप को देखिए, देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन फिर हाइड्रोजन अटैच है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्या है? बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? एक बेंजीन का रिंग होना चाहिए और बेंजीन रिंग से एक कार्बन अटैच होना चाहिए, और इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, फिर यहां से हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाता है? बेंजाइलिक कार्बन। तो अगर आप ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है, तो ये मैच कर गया, बी मैच कर गया पी से। फिर देखो विनाइलिक। विनाइलिक किसको बोलते हैं? कि डबल बॉन्ड से क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड से अगर हाइड्रोजन को अगर आप डायरेक्ट अटैच करते हो तो ये आपका सी का कौन हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड आर से मैच कर जाएगा। और अराइल हैलाइड की बात अगर करेंगे तो अराइल हैलाइड भी किससे मैच करेगा? जो बेंजीन रिंग से जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ए का हो गया क्यू, ए अगर क्यू यहाँ है, और बी का हो गया पी, तो बी का पी यहाँ हो गया, सी का हो गया आर, और डी का हो गया एस। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। देखो NCl5 नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ s और p सबशेल होगा। जबकि फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास d वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन p बट नॉट इन n। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज शोन बाय। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, यहाँ पे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो PS3 का होता है। अगर हम इसमें सबसे अगर बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सबसे कम तो होगा PS3 का, फिर किसका हो जाएगा? ASH3, फिर हो जाएगा आपका NH3, फिर हो जाएगा SbH3। तो ये करेक्ट ऑर्डर होता है नाइट्रोजन फैमिली के हाइलाइट्स का, नाइट्रोजन हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के जो बॉइलिंग पॉइंट का ये करेक्ट ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे आपका जो लोएस्ट पूछा गया है तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? PS3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बोला गया है कि FF बॉन्ड इज वीक। देखिए FF बॉन्ड वीक इसलिए होता है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि फ्लोरीन स्मॉल एटम, स्मॉल साइज के एटम है, तो स्मॉल यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा? स्मॉल होगा, और स्मॉलर बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पे ये रीजन नहीं है, यहाँ पे रीजन वो भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ये जो यहाँ पे इस फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। तो बॉन्ड को बॉन्ड ब्रेक करने में यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन सा होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो बॉन्ड है FF बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखिएगा, द रिपल्सन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 फ्लोरीन, ये जो 3 लोन पेयर है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 51 का 1। यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, आपको डी एंड एफ ब्लॉक से ये क्वेश्चन है, और क्या बोला गया है? पीएच की वैल्यू बताने के लिए। अगर यहाँ पे क्रोमियम अगर आप देखोगे तो क्रोमियम यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पे? +6 पे। अब क्रोमियम अगर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्रोमियम यहाँ पे +3 पे। तो क्रोमियम +6 से +3 पे कब जाएगा? जब ये एसिडिक मीडियम में रहेगा। और +3 से +6 पे कब जाएगा? जब ये एल्कलाइन मीडियम रहेगा। तो बताइए एसिडिक मीडियम होने का मतलब क्या होना चाहिए? पीएच की वैल्यू कितना होना चाहिए? <7। तो पहले आपसे पूछा गया x, तो x की वैल्यू जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 7 से कम। तो 7 से कम x की वैल्यू कौन सा? या तो ये होगा या फिर ये होगा। दूसरा चेक करते हैं y। तो y एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में जो pH की वैल्यू होना चाहिए, pH की वैल्यू मतलब y की वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए? >7। तो >7 वैल्यू अगर आप देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ यही है। तो यही ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा अ कंपाउंड दैट कैन नॉट डिकलराइज MnO4 माइनस सॉल्यूशन। देखिए MnO4 माइनस क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप इसमें इस ऑप्शन को देखिएगा CO3 माइनस, तो CO3 माइनस में अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिएगा, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, तो x इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो गया -2, तो x की वैल्यू कितना हो गया +4। कार्बन यहाँ पे अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और MnO4 माइनस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर MnO4 माइनस को अगर हम इससे रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन +4 से ज्यादा जाएगा नहीं, कार्बन को मतलब MnO4 माइनस CO3 माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल है तो ये डिकलराइज भी नहीं होगा, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। जिंक का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, ये आपको 3D सीरीज का एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जिंक का क्या हो जाएगा 4s2 3d10, 4s2 3d10, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +2, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जिंक, क्योंकि +2 के बाद जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डी फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल से, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है और फर्दर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, तो यहाँ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, F2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन करवाया है किसके साथ, NaOH के साथ, और आपको मालूम है ये जो रिएक्शन होता है ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है NaHH2PO2, अगर यहाँ पे देखिएगा फॉस्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, फॉस्फोरस यहाँ पे -3 पे होगा। अगर यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस को x मान लीजिए, सोडियम मेटल का +1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा +1 +2 मतलब +3 -4 कितना हो जाएगा -1, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया +1, तो फॉस्फोरस तो यहाँ पे +1 पे है। तो आपसे पूछा गया क्या चीज, द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरिन NaOH फॉस्फिन, द रिएक्शन टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फिन एंड अदर प्रोडक्ट x, अदर प्रोडक्ट तो x ये है, तो इसमें +1 और -3, तो -3 +1, और ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है, लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एनाइंस विल फॉलो द ऑर्डर। अगर यहाँ पे अगर आप देखिएगा, वैसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से कंपेयर करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर सेम एलिमेंट का अगर ऑक्साइड्स अगर दिया हुआ है, अगर किस तो यहाँ पर अगर लेकिन देखिएगा तो यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +6, ये भी +6 पे, ये भी +6 पे। लेकिन आपको मालूम है कि जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग बढ़ता है, और अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग बढ़ेगा भाई, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब जो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल्स का ब्रेकिंग जो हो जाएगा, स्प्लिटिंग काफी ज्यादा होगा, तो डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो काफी ज्यादा होगा, और यही क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा, कंपाउंड को स्टेबलाइज करता है। जितना ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो सबसे ज्यादा हो जाएगा क्रोमियम का, तो ये करेक्ट आंसर है, ये आपका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द कलर ऑफ KMnO4 इज पर्पल ड्यू टू, KMnO4 के अंदर अगर देखिएगा तो KMnO4 में इसको हम क्या लिख सकते हैं, MnO4-1, तो मैंगनीज जो है यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +7, अब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट करने का मतलब क्या हो गया कि ये 3d0 कॉन्फ़िगरेशन है, 3d0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D के पास कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। वैसे इन जनरल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कलर शो करता है तो डेट बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन, लेकिन यहाँ पे D के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो DD ट्रांजिशन तो होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है DD ट्रांजिशन के यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है, बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो DD ट्रांजिशन कहां से होगा। तो ये जो कलर शो करेगा, ये कलर शो करता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण, क्योंकि जब MnO4 माइनस जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, मेटल को, तो लिगेंड किसको, इसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड किसको डोनेट कर रहा है, मेटल को, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट इज, लेंथेनाइट का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो हाइड्रोक्साइड हो या फिर ऑक्साइड हो, उसकी बेसिक नेचर जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज करता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो तो ये सबसे लास्ट एलिमेंट आ जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ ARSN, या फिर आप SNAR भी बोलते हो इसे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर हम इसको नॉर्मल कंडीशन में अगर हेलोएरिन्स के ऊपर अगर आप नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन करवाते हो तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन बतलाया क्या गया कि अगर इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ऑर्थो इस तीनों पे तो है, इस पे तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन का कोई चांस ही नहीं बन रहा। आपको ऑर्डर अरेंज करना है तो 1 तो सबसे पीछे आ जाएगा, 1 सबसे पीछे आ जाएगा, मतलब ऑप्शन या तो 2 या तो 3। लेकिन अगर बाकी ऑप्शन में चेक कीजिएगा तो अगर यहां पे देखोगे सेकंड ऑप्शन में तो यहां से हैलोजन निकलेगा, और हैलोजन निकलेगा तो यहां पे जो होना चाहिए ना डेल प्लस की मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के वो फास्ट होगा। क्योंकि ये जब निकलेगा यहां से तो ये क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा प्लस जो होगा बहुत ज्यादा डेवलप होगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी है, लेकिन अगर इसमें देखिएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे फास्ट किस में होगा, SNAR रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाएगा 4 में। तो ऑर्डर इसका जो हो जाएगा 4, देन हो जाएगा आपका 4 के बाद हो जाएगा 3 के बाद हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा लास्ट में। तो 4 3 2 1 सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट। यहाँ पे देखिए आपको लिविंग ग्रुप के हिसाब से दिया गया, तो लिविंग ग्रुप का सबसे हिसाब से मोस्ट रेडिली तो आयोडीन इज द स्ट्रॉन्ग वेरी गुड लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट आइए, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में आपको क्या बताया जाता है कि क्लोरीन को OH से रिप्लेस करना डिफिकल्ट है। अगर क्लोरीन को OH से अगर रिप्लेस करना डिफिकल्ट है, दिस इज बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे क्लोरीन का जो लोन पेयर है इसके साथ कहा रहता है रेजोनेंस में, तो ये जो CCl बॉन्ड है, तो CCl बॉन्ड क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू दैट क्लोरोइथेन। तो ये तो बिल्कुल सही है। और क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन कार्बन CCl बॉन्ड क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ A and R इज 2 and R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कोई भी डिसोसिएटिंग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, मान लीजिए आप NaCl ले लेते हो, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर जो हो जाएगा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। एसोसिएटिंग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 से कम होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, ये भी सही है। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन जितना ज्यादा से ज्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे NOH, यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है डॉस प्रोसेस। तो डॉस प्रोसेस में आप जानते हो NOH के साथ क्लोरीन को हटाइए, यहाँ पे OH लग जाएगा, बट यहाँ पे हाई प्रेशर टेम्परेचर लिया जाता है। तो x केल्विन वाइट एटीएम, तो x केल्विन यहाँ पे NCERT का लाइन है ये 623 केल्विन, और टेम्परेचर कितना यूज किया जाता है, 300 एटीएम। तो 623 केल्विन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CH3Cl KCN से रिएक्शन हो रहा है भाई, KCN से रिएक्शन होगा तो पहले क्या बन जाएगा, CH3 साइनाइड बन जाएगा, फिर इसके आप हाइड्रोलिसिस करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3COOH, CH3COH इसका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे आपको मैचिंग कॉलम का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक अराइल हैलाइड है और RX है, मतलब ये हो गया उर्ज फिटिक रिएक्शन, एक फिनाइल ग्रुप वाला है एक अल्काइल ग्रुप वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उर्ज फिटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा A का R। ये देखो दोनों फिनाइल ग्रुप है तो इसे हम बोलेंगे फिटिक रिएक्शन, तो B का तो हो जाएगा ये, और ये RXNI तो ये हो जाएगा फिंकल स्टाइन रिएक्शन, ये हो जाएगा स्वार्ट्स रिएक्शन, ये दो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। तो A का तो मैच कर गया आपको R से, तो A का R हो गया, और B का आपको मैच कर गया S से, तो B का S, तो यहाँ पे B का S दिया हुआ है। C का मैच कर गया P से, और D का मैच कर गया आपको Q से। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए यहाँ पे HBr दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्या करो,
डबल बॉन्ड को हटाएंगे और वहां पे एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगा, और उस कार्बोकेटाइन का अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाइए, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है तो आप ब्रोमीन एक जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट का कोई चांस ही नहीं है। फिर मैग्नीशियम डाइईथर के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये MgBr, तो ये क्या हो जाएगा कार्बेनाइन। फिर इसके अगर आप मान लीजिए D2O के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो D2O में आपको एसिडिक D+ के साथ क्या करेगा रिएक्ट कर जाएगा, और जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। एक पोजीशन पे क्या आएगा ड्यूटेरियम, सिर्फ एक लोकेशन पे क्या आएगा ड्यूटेरियम। तो करेक्ट आंसर इसका कौन हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 100.18 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी पूछा गया, तो फॉर्मूला आप लगाइए डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू मोलैलिटी, और केबी का वैल्यू कितना हो जाएगा डेल टीबी डिवाइडेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी आपको दिया हुआ है, डेल टीबी कैलकुलेट करना है। डेल टीबी क्या होता है, डेल टीबी हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जब आप एक प्योर लिक्विड के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर सॉल्यूशन का इंक्रीज कर गया तो डेल टीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। टीबी कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना दिया हुआ 100.18, और टीबी नॉट मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय मोलैलिटी 0.1। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 100.18 में से 100 जाएगा तो ये आ जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये वैल्यू आपको कितना हो गया 1.8। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, अ प्लांट सेल श्रिंक व्हेन इट इज केप्ट इन, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 का जो रिएक्टिविटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अरेंज कीजिए, यहां से क्लोरीन हटेगा, कार्बोकेटाइन यहां पे बनेगा 2 डिग्री का, कार्बोकेटाइन यहां पे बनेगा चलिए अल्फा हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देख लो आप 6 है, यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनाइएगा अल्फा हाइड्रोजन कितना 5 है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाइएगा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, सबसे ज्यादा हो गया SRQP, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द रेसमाइस प्रोडक्ट इन इथाइल अल्कोहल C2H5OH। यहाँ पे बस आपको इतना देखना है कि जब हम इसमें से रिएक्शन करवाएंगे इथाइल अल्कोहल यहाँ पे क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये मैकेनिज्म कौन सा शो करेगा, SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे अगर देखोगे जितना भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर आप हैलोजन हटाइएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन उस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है सारे ऑप्शन में। तो बस वहां से हैलोजन हटाइए और उसके जगह पर आप क्या लगा दीजिए OC2H5 आप लगा दीजिए। तो आप देखो कहां पे कायरल सेंटर की फॉर्मेशन होता है, अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर इस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो क्लोरीन हटाइएगा और यहां पे अगर लगाते हो आप OC2H5 तो ये कार्बन क्या हो जाएगा कायरल सेंटर। बाकी में देखिएगा तो ग्रुप यहाँ पे देखिए सेम ग्रुप है, यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो CH3 सेम है, यहाँ पे देखिएगा तो पूरा रिंग दोनों का सेम है। तो ये बाकी ऑप्शन का तो कोई चांस है ही नहीं, कायरल सेंटर की फॉर्मेशन होगा नहीं, तो थर्ड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, 2 ब्रोमोपेंटेन 5 कार्बन के चेन बना लीजिए और 2 पे क्या लगाना है ब्रोमीन, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन करवाइएगा तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर, और क्या चीज की फॉर्मेशन होता है एल्कीन का, हॉफमैन एल्कीन और सेटजेफ एल्कीन। तो आप E2 में क्या होता है, जहां से ब्रोमीन हटेगा अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्फा पोजीशन से हेलोजन जाएगा और बीटा लोकेशन से क्या जाएगा हाइड्रोजन, तो ये β1 है और ये β2 है। तो अगर मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहां से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो आपसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट कौन होगा जब डबल यहाँ जाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा होगा, मोर स्टेबल एल्कीन की फॉर्मेशन होगा ये। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका अगर देखिएगा तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 और पायरिडीन के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, यहाँ पे आपको बोला गया है टॉलिन की रिएक्शन करवाया गया, टॉलिन का फोटो हेलोजिनेशन करवाया गया। अगर टॉलिन का अगर आप फोटो हेलोजिनेशन आप करवाइएगा
CH3 इसकी रिएक्शन करवा रहे किसके साथ, Cl2H के साथ। तो यहाँ पे क्या चीज की फॉर्मेशन होगा, पहले तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन अगर हटाते हैं तो CH2Cl की फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आप आगे रिएक्शन देखिएगा, जब इसके वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो क्लोरीन हटेगा, यहाँ पे क्या लगेगा OH। मतलब अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या चीज की फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH2OH की फॉर्मेशन होगा, बेंजाइल अल्कोहल की। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ना Cl2H एक, अभी इसके ऊपर और भी हाइड्रोजन है, तो और भी हाइड्रोजन है तो इस पे फिर से रिएक्शन हो सकता है। तो इस पे आप Cl2H का रिएक्शन फिर से करवाइए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब एक और हाइड्रोजन बाहर जाएगा और कार्बन पे कितना आ गया, दो क्लोरीन आ जाएगा, कार्बन पे दो क्लोरीन आ जाएगा, अब एक हाइड्रोजन बच गया। अब फिर जब आप इसको वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाइएगा तो दोनों क्लोरीन हटेगा, दोनों क्लोरीन हटेगा, वहां से क्या जुड़ जाएगा, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब जेमिनल डायोल्स की फॉर्मेशन होगा। और जेमिनल डायोल्स काफी अनस्टेबल होता है, तो यहां से क्या होगा, वाटर का लॉस करवाइए, -H2O बाहर होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O बाहर करना है, मतलब दो हाइड्रोजन को हटाइए, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ से X जो पूछा गया है, तो X हमारा क्या हो गया, X हमारा ये हो गया, ये X है, मतलब कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन, कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन, मतलब ये नहीं, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। देखिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट HgCl2 नहीं देगा, HgCl2 इसलिए नहीं देगा, ये कोवेलेंट कंपाउंड है और यहां से क्लोरीन आयन को, Cl- आयन को निकालना इंपॉसिबल है, तो ये शो नहीं करेगा, तो इसमें यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, जिंक, कैडमियम और Hg आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए दो हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उसी को बोलते हैं जिसके अंदर d ऑर्बिटल्स जो होता है n-1 n-d ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना है, 3D सबशेल। 3D सबशेल क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड। अगर यहाँ पे जिंक, कैडमियम, Hg की बात करते हैं, या फिर आप ऐसे समझे 3D ही नहीं बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं, n-1d, ये d सबशेल क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप जिंक, कैडमियम, Hg में बात कीजिएगा तो इसका d ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड है तो इसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो बोलेंगे बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। तो ये दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और नॉन, स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन जिंक, कैडमियम नॉन n-d orbitals are completely filled in their ground state as well as in their common oxidation state are completely filled। तो यहाँ पे रीजन भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अगर d ऑर्बिटल्स n-1 d ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो ही उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर, ये सारे एलिमेंट के अंदर ग्राउंड स्टेट में भी और इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी ऑर्बिटल जो फुल्ली फिल्ड है, तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ क्या बोलिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे फिर से देखिए मिक्सचर ऑफ, ये आपको एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का इक्वेशन बना करके दिया गया, और हमारे पास जो वेपर प्रेशर का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, P0A XA प्लस P0B XB। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ XA है, XB को गायब कर दिया, तो XB को हम भी गायब कर देते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पे P0A XA प्लस P0B, और XB की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 - XA। इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, P0A XA प्लस P0B माइनस P0B XA। अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे XA और XA अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, XA को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, P0A माइनस P0B प्लस क्या बच जाएगा, P0B। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को, अगर आप इस दिए हुए इक्वेशन से अगर कंपेयर कीजिएगा तो अगर हम इसको थोड़ा सा और इस हिसाब से लिख लें, P0B प्लस, और यहां से अगर मान लो माइनस कॉमन लेकर बाहर कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, -XA माइनस XA P0B माइनस P0A। तो यहां पर अगर इसको कंपेयर कीजिएगा इससे, तो 254 से कंपेयर कौन हो रहा है, P0B। तो P0B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 254, और माइनस के जगह पे माइनस है और XA की जगह पे XA है, और P0B माइनस P0A से कंपेयर किया कौन सा हो गया, 119। P0B माइनस P0A से कंपेयर कौन सा हो गया, 119, और P0B आपको पहले ही से आ गया है, तो P0A बराबर कितना हो जाएगा, P0B माइनस 190 इक्वल्स टू P0A।
पी नॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी नॉट भी यहाँ पे लिखा हुआ कितना 254 माइनस 119, यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये बच गया 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा 135। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 135 एंड 254, 135 एंड 254। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर अगर देखिएगा आपको एक क्वेश्चन दिया गया है CH3CHBr और CH3 रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। आपको मालूम है एल्कोहलिक KOH कौन सा रिएक्शन शो करेगा, E2 एलिमिनेशन शो करेगा। तो यहां से ब्रोमीन हटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आगे क्या दिया गया है HBr परऑक्साइड, HBr और परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या बताता है, निगेटिव पार्ट HX का, HBr का निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप ब्रोमीन अटैच कर दीजिए, तो CH3 ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2Br। आगे इसका रिएक्शन करवाया गया फिंकलस्टाइन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, NaI सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाया गया CH3COCH3 के साथ। तो ब्रोमीन यहाँ से हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा आयोडीन। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे दिया गया है आपको बेंजाइल अल्कोहल और SOCl2। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से है, बेंजीन का रिंग CH2OH। इसका रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, SOCl2 और pyridine के प्रेजेंस में। तो डार्जन्स प्रोसेस OH को हटाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा क्लोरीन की फॉर्म लग जाएगा PHCH2Cl। आगे क्या बताया गया फिर KCN के साथ रिएक्शन, तो KCN के साथ रिएक्शन करवाइएगा, SN2 मैकेनिज्म लगेगा, क्लोरीन हटेगा और क्या बन जाएगा PHCH2 साइनाइड। और साइनाइड का क्या करवाया गया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस दिया हुआ मतलब H प्लस H2O, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके क्या बना देगा इसको एसिड बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड PHCH2COOH। अगर इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलता है तो क्या बन जाता, अमाइड की फॉर्मेशन हो जाता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा PHCH2OH, PHCH2COH। थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन द डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2। देखो Cr2O7-2 का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ये स्ट्रक्चर होता है, Cr डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। अगर आप इसमें ध्यान बोला जा रहा है पहला ऑप्शन 4 CRO बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, तो देखिए आप यहाँ पे गलती करने का चांसेस आपको बनेगा कि आपको लगेगा कि 4 CRO बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये आइडेंटिकल है, तो पहला आंसर करेक्ट। लेकिन नहीं, यहाँ पे 4 CRO बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है बल्कि 6 CRO बॉन्ड। ये सब CRO ये जो तीनों CRO हो गया 1 2 3 4 5 ये सब आइडेंटिकल, बिकॉज ये रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये डबल हो जाएगा फिर सिंगल हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ये तीनों CRO बॉन्ड है, ये तीनों CRO बॉन्ड, टोटल 6 CRO बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। तो 6 CRO बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सेकंड आंसर। तो ये आपका 7th टेस्ट सीरीज पेपर का वीडियो सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद हम लोग टेस्ट पेपर 8 का वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। थैंक यू।